नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनइचुअल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो में जानेंगे नाबार्ड के बारे में और नाबार्ड के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। आपको बहुत सारी जानकारी आपको क्लियर होगा यहाँ पे और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और रही बात मेंस वाली, जो मैंने कहा था कि भी एक चैनल बनाया था, उस पर वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो लेकिन आज मैं आऊँगा तो फिर मैं उसके लिए शूट करूँगा और फिर नए वाले चैनल पे आज से मतलब कि मेंस लेवल का जो डीआई होता है और पजल होता है उसको मैं अपलोड करूँगा। ये पूरा एक तरह से श्योर वाला बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था रेगुलर। मैं बहुत करने की कोशिश भी किया था, बहुत बार मैंने नोटिफिकेशन भी डाला था यूट्यूब पे कि मैं वीडियो ला रहा हूँ, बट कुछ कारणों से की वजह से नहीं आ पा रहा था। तो वो सारी चीज़ें अब दूर हो गई है। अब क्या होगा कि अब वीडियो भी आएंगे और आपका रेगुलर भी रहेगा। ओके, तो इस चैनल पे तो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस चलेगा ही चलेगा। ओके, और मेंस लेवल का अधिकतर मैं जो नया वाला चैनल बनाया हूँ उस पर मैं डाल दूंगा। ओके, उसके बारे में आपको, ये चैनल के बारे में सब कुछ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं नाबार्ड क्या है। ओके, और नाबार्ड का क्या काम होता है, नाबार्ड कब हुआ नहीं हुआ। ओके, तो देखो, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जानना जरूरी होता है ना। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल RURAL रूरल डेवलपमेंट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब ऐसे पूछते नहीं है कोई कि हाँ नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, बट कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया आपसे, कभी कोई भी पूछ दिया मान लो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो अब देखो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो ये हुआ था नेशनलाइजेशन का जो पहला फेज था वो किस कब कब हुआ था, 1969 में हुआ था। तो देखो 1969 में क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन का जो पहला फेज था वो हैपन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था 1975 में आपका आरआरबी का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ था 1980 में आज हुआ था आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो हुआ था, वो दूसरा फेज उसका हैपेंड हुआ था 1980 में। ओके, 1980 में। और उसके बाद ये जो है नाबार्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1982 में। नाबार्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1982 में। ओके, तो इतना तो क्लियर आपका कि यदि कोई पूछे आपका कि नाबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। ओके, तो नाबार्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1982 में हुआ था, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ओके, इतना तो क्लियर है आप लोग के लिए। इसके बाद क्या हुआ था, जब ये सब इतना हो गया तो अब नाबार्ड का फॉर्मेशन का जरूरत क्यों पड़ा और ये किस लिए पड़ा, तो ये भी तुमको देखना था। यहाँ पे जैसे नाम से लिखा हुआ है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो चलो इसके बारे में कुछ आपको और बता देते हैं चीज़ें नाबार्ड के बारे में। ठीक है, तो नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, हेड क्वार्टर क्या है, ये सब जानना भी जरूरी है आपको। ओके, नाबार्ड के बारे में तो देखो, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। कोई आपसे पूछे कि नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है, वो मुंबई में हो गया। अब इसका कोई पूछ दे चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट में, चेयरमैन कौन है, तो इसका चेयरमैन है श्री साजी, SHAJI, SHAJI और KV, त्रिसाजी केवी। ओके, ये इसका चेयरमैन है अभी नाबार्ड का। ओके, और फिर इतना दूर आप समझ गए कि इसका चेयरमैन ये है और इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे। ओके, और जो नाबार्ड जो फॉर्मेशन हुआ था वो किस कमिटी के मतलब रिकमेंडेशन पे हुआ था, कमिटी पूछ दे किस कमिटी के हुआ था, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये हुआ था आपका, ये हुआ था आपका शिवरमन कमेटी, SHIV, शिवरमन, शिवरमन कमेटी, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये हुआ था। ओके, और अभी जो है ये नाबार्ड जो है, नाबार्ड जो है वो लार्जेस्ट डेवलपमेंट
लार्जेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अभी हमारे देश का, ठीक है, लार्जेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, इतना तो क्लियर है। आपको कमेटी मैंने बता दिया कौन सी कमेटी के अंतर्गत ये इसका फॉर्मेशन हुआ था नाबार्ड का। ओके, हेडक्वार्टर क्या है, चेयरमैन कौन है, लार्जेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का। ओके, और ये क्या है, पहले जब ये फॉर्मेशन हुआ था ये आरबीआई का ही सब्सिडरी था। सब्सिडरी मतलब एक तरह से आरबीआई की इसमें एक तरह से शेयर होल्डिंग था। ओके, लेकिन अब क्या है, ये नो लॉन्गर सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। ओके, पहले क्या था, नाबार्ड आरबीआई के अंडर में आता था एक तरह से, इसको इसमें ज़्यादा अंडर में क्या एक तरह से इसका जो शेयर होल्डिंग था उसमें मतलब कि आरबीआई का ज़्यादा था। ओके, उस टाइम एक तरह से मेजर स्टॉक था एक तरह से। फिर क्या धीरे करके सारे चीज़ ये हट गए, फिर जाकर के अब क्या हुआ, अब नो लॉन्गर सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई का कोई सब्सिडरी अब नहीं रहा, ये अपना खुद इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, ओके, नाबार्ड जो है इसका स्टेटस अभी यही है। ओके, लार्जेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया का और नो लॉन्गर सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। ओके, इतना दूर क्लियर आपका। अब क्या हुआ, जब इसके बाद जो हम यहाँ तक तो आपका हो गया, जितने चीज़ में कवर होते हैं मैंने कवर कर दिए, इसके जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर कर दी। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं, नाबार्ड जो होता है, नाबार्ड जो है ये दो चीज़ों को रेगुलेट करता है। देखो, नाबार्ड जो है एक तो आरआरबी को रेगुलेट करता है, आरआरबी को रेगुलेट करता है, दूसरा किस चीज़ को रेगुलेट करता है, ये आपका होता है एक होता है आपका ये वाला कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। देखो, अब कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं वो मैं सब कुछ बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बैंकिंग जो होगा, टाइप्स ऑफ बैंक जो होते हैं, ओके, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ बताऊंगा उसमें आपको, जो कि अगली क्लास होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। और भी जो बैंक टाइप्स ऑफ बैंकिंग होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंकिंग मैंने बताया है, लेकिन टाइप्स ऑफ बैंक अभी तक नहीं बताया है। तो टाइप्स ऑफ बैंक में बताऊंगा, तो उसको आप आराम से उसमें समझना और बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। तभी तक आप ये समझो कि कोऑपरेटिव बैंक को ये रेगुलेट करता है आरआरबी, आरआरबी जो होते हैं ये नाबार्ड इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नाबार्ड आरआरबी को रेगुलेट करते हैं और कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करते हैं। ओके, इतना दूर क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे का जो स्टोरी इसका वो जानते हैं। हम स्टोरी इसलिए बोल रहे हैं ना कि स्टोरी कहूंगा तो आपको दिमाग में ये रहेगा, चलो स्टोरी की तरह सुनते हैं और समझ में आ जाएगा आपको, है ना। इसलिए स्टोरी की तरह समझा करो, आपको भी समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए अगले चीज़ों को समझते हैं, आगे जो बचा है थोड़ा सा। अब क्या हुआ था उसके बाद हमारे देश में, अब क्या होता है उसके बाद हमारे देश में 1990 आते आते हमारे देश का हालत बहुत ख़राब होने लगा था। क्या हुआ था, कंट्री फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो गया था, वो वर्स्ट हो गया था। ओके, जो कि उस टाइम नहीं कहते थे कि मंदी का दौर चल रहा है, एक तरह से कुछ मतलब सही से चल नहीं रहा देश में, फाइनेंशियल एक तरह से क्राइसिस हो गए थे देश में। ओके, तो उसके बाद ही मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का रिफॉर्म होता हमारे देश में। ओके, जैसे कि 1990 में जब हमारे देश में आर्थिक संकट आ गया था, नहीं हुआ था, पूरा वर्ल्ड लेवल पे हो गया था ऐसा, बहुत सारे कंट्री का ये हो गया था, मतलब कि एक तरह से हालत टाइट हो गया था। उस टाइम में हमारे देश में भी हालत ख़राब हो गए थे। ओके, तो हमारे देश में भी रिजर्व जो होते हैं वो बहुत कम बचे थे उस टाइम में। तो उसके बाद ही जो होता है उसका सेटअप क्या किया गया था, उसके बाद देखिए, जब हालत ख़राब हो जाएंगे तो उसका कुछ तो कुछ करेगी गवर्नमेंट। उन्होंने सेटअप करवाया नरसिम्हन कमेटी का, नरसिम्हन कमेटी। एक्चुअली उन्होंने कराया नहीं, मतलब कि ये जो देखो नरसिम्हन राव जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में। ठीक है, तो लेकिन ये जो नरसिम्हन है ये एक तरह से समझ लो एक कमेटी का नाम है। ओके, ये कमेटी है अलग से। ओके, इस कमेटी के अंडर जैसे कि उस टाइम में थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, कौन थे उस टाइम में 1990 में, तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ओके, और भी उसमें जो उनके मेंबर लोग होंगे और भी मतलब कि होते हैं ना कि पूरा का पूरा कमेटी, उसमें और भी लोग होते, मेंबर होते हैं, तो उनका सेटअप किया गया और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए थे उस टाइम में
नरसिम्हन कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कि अब आप क्या कीजिए। उन्होंने ये दिया यहाँ से रिकमेंडेशन, उन्होंने ये कहा कि देश को यदि बचाना आपका आर्थिक तंगी से, तो आपको दो तीन चीज़ों का स्टेप लेना है। तो पहला ये चीज़ ये था कि आपको ये करना था कि कमिटी ऑन फाइनेंशियल सुपरविजन, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है, इसके बारे में ये कमेटी गठित हुआ था। ओके, इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि तीन चीजें होंगी, ठीक है। पहला पी सॉरी पहला होगा क्या, एल पी जी, तीन चीजें हो। अब इसका मतलब ये नहीं समझना कि एलपीजी मतलब कि एलपीजी सिलेंडर गैस हो गई, वो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, एल मतलब लिबरलाइजेशन, एल आई लिबरलाइजेशन। दूसरा क्या था, प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा था आपका ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे एन, ग्लोबलाइजेशन, एन है लास्ट, एन है लास्ट, ठीक है। तो पहला हो गया लिबरलाइजेशन, दूसरा हो गया प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा क्या, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये तीन चीज का जरूरत हो गया। तो उस टाइम कहा गया, नरसिम्हन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि यदि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना है तो आपको तीन चीजों को लागू करना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जब प्राइवेटाइजेशन की बात आती है उसके बाद ही प्राइवेट बैंकों की ये हुई थी, मतलब किस तरह से हमारे देश में शुरुआत हुई थी, ओके, प्रॉपर वे में, ओके। अब ये मत बोलना कि यार आरबीआई तो प्राइवेट बैंक थी शुरू में, तो फिर उसको तो आरबीआई शुरू में भले प्राइवेट बैंक, बाद में उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, और फिर वो हमारे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गए, ओके, सेंट्रल बैंक बन गए हमारे देश का, है ना। तो ये जो है प्राइवेटाइजेशन, इसमें मतलब जैसे इसके बाद ही उदय हुआ था इसका, आपका ये आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, जो एचडीएफसी बैंक, ये सब उसके बाद ही शुरुआत हुई थी, सब सारी चीज़ों का, प्राइवेट बैंकों का, ओके। तो देखो ये सब चीजें हो गई, तो अब क्या हुआ, ये सब क्यों किया गया, लिबरलाइजेशन क्यों किया गया था, इसके बारे में जान लें। तो क्या था, टू ईज, ई ए एस ई है, ई ए एस ई, टू ईज पॉलिसी नॉर्म्स। प्राइवेटाइजेशन का क्यों किया गया था, प्राइवेटाइजेशन का क्या मकसद था करने का, इसमें ये था टू इंक्लूड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और क्या था, प्लस बेटर कंपटीशन मार्केट में। बेटर कंपटीशन मार्केट में होगा, ठीक है। क्या होगा प्राइवेटाइजेशन करने से, टू इंक्लूड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस बेटर कंपटीशन। यदि मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो फिर कोई मजा नहीं आएगा काम करने में किसी को, ओके। और ये प्राइवेट कंपटीशन रहेगा तो क्या होता है, उससे आपको बहुत तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं देखने के लिए। जैसे आप देख लो ना, यदि मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो हमारे देश में दो ही रहते हैं, ठीक है। मान लो कोई कंपनी ए रहता, कोई रहता बी, ठीक है। तो दोनों का क्या होता है, मोनोपोली चलता है हमारे देश में, ठीक है। उससे क्या होता है, फिर इसका मर्जी होता है कि भाई चलो प्राइस बढ़ा दो 5%, इसका बोलता है ठीक है ये भी तुरंत बढ़ाता 5% या 6% बढ़ाते, 5% बढ़ाएगा, क्योंकि 6% बढ़ाएगा तो इसके पास कस्टमर चला जाएगा, एक के पास। इसे दोनों बराबर बराबर बढ़ते हैं, जैसे अभी हो रहा है मोनोपोली टाइप का एक तरह से हो रहा है अभी। जैसे मान लो ये सेलुलर नेटवर्क जो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जी आई है, जियो है, सॉरी जियो है। ये लोग क्या कर रहे हैं, तीनों मोनोपोली कर रहे हैं, ओके। बीएसएनएल तो कुछ रहा नहीं, अब गवर्नमेंट उसको एक तरह से कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे उस पर। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, हाइक करेगा 5%, तो ये तुरंत कर देगा अगले दिन 5%, या 2-4 दिन कर देगा, और ये भी कर देगा 5%, ठीक है।
ये तीनों मोनोपोली एक तरह से कर रहे हैं अपना। पहले क्या थे, हमारे देश में बहुत सारे कंपनी थे, नेट ये सेलुलर नेटवर्क बहुत होते थे, उस टाइम ऐसा नहीं था। लेकिन जब से इस टाइप का रिफॉर्म हुआ है फिर से ने ये वाला नेटवर्क को लेकर के, ये सब चीज़ को लेकर के, उसके अंदर के बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ये लोग का अभी चल रहा है इस टाइप से कि एयरटेल अपना दाम बढ़ाया तो वी बढ़ाएगा, फिर जियो बढ़ाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट को इसमें जो गवर्नमेंट को इस टाइम में बीएसएनएल के बारे में सोचना चाहिए। जो इनके गवर्नमेंट है ये है सर, मतलब कि बॉडी है, बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, उनके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि हाँ इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से इसको हम सही कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इस पर। ओके, प्राइवेट चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। देना चाहिए गवर्नमेंट चीज़ों को भी। ओके, तो ये चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ है ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या था, तो इसमें क्या था, टू अट्रैक्ट एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, देखो लिबरलाइजेशन मतलब ये होता है कि थोड़ा पॉलिसी जो है हमारे देश का, उसमें थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना। ठीक है, जैसे बिजनेस सेटअप करना है, कुछ भी करना है, मान लो कोई उद्योग धंधा कुछ भी शुरू करना, उसमें पॉलिसी में थोड़ा सा टू ईच पॉलिसी नॉर्म, थोड़ा सा पॉलिसी में क्या होगा, छूट देना थोड़ा सा। ठीक है, उससे क्या होगा, नए नए इन्वेस्टमेंट आएंगे हमारे देश में। ठीक है, प्राइवेटेशन मतलब तो बता ही दिया मैंने कि प्राइवेटेशन होगा तो हमारे देश में कमीशन बढ़ेंगी बैंकों के बीच में, और बैंकों की जो कमीशन बढ़ेगी तो हमको कस्टमर क्या होगा, आपको ज़्यादा ज़्यादा ये मिलेगा, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी के लोन्स मिलेंगे, है ना। और यदि ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है हमारे देश में। ठीक है, उससे हमारे देश में पैसों की कमी नहीं होती है। कोई कंपनी है, मान लो एसबीआई है, मान लो एसबीआई बैंक, उसमें अब मान लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा कैपिटल बढ़ेगा बैंक की, वो और लोन्स करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस तरह से ये सब फायदे होते हैं। तो ये सब था इस चीज़ों में। ठीक है, तो नाबार्ड में इतना ही था आज के सेशन में। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेंस लेवल के लिए मैं लाऊंगा वीडियो। आज मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो फिर मैं वीडियो शूट करूंगा और आप लोगों के लिए वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। ओके, बहुत हो गया, बहुत दिन हो गया था वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब से आपके लिए मैं पूरा ट्राई करूंगा कि रेगुलर रहूँ, रेगुलर करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पर डे 1 वीडियो डालूँ कम से कम आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। इस चैनल पे भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा उस वीडियो का लिंक। ओके, यदि मैं दूसरे चैनल पे डालता हूँ डीआई वाले पे। ओके, तो आप जरूर उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जब मैं वीडियो डालूंगा तो मैं ये कर दूंगा, आपको इंटीमेट कर दूंगा इसमें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।